देखिए, हमारी विचारधारा बीजेपी के खिलाफ श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री। मान लिए उनकी बात कि लेदरमैन ने हमारा अधिकार लिया, मिल्कमैन ने ले लिया। वर्तमान सरकार है, इन लोगों ने निषाद कम्युनिटी ही नहीं बल्कि हर गरीब, हर मजदूर, हर उस गरीब, वंचित और शोषित और जो आम आदमी है उसके मुंह से निवाला छीना है। 2027 के चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। समाजवादी पार्टी 1 साल पहले ही तैयारी में जुट गई, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। लगातार वो चुनाव की तैयारी करती है, सरकार में रहते हुए भी। लेकिन सवाल ये उठता है, इस समय उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने रुक्मणी निषाद को निषाद समाज की वजह से महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वहीं संजय निषाद बड़े बड़े मंचों से रोने लगते हैं, लगातार सत्ता के साथ होते हैं, फिर भी कहते हैं हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई। समाज की बात न कर सत्ता की बात की जाती है। इस तरीके से 2027 का ये चुनाव नहीं रण होगा। इस रण में अब दिलचस्पी की बात ये हो गई कि बिहार में एक चर्चित पार्टी, या कहें कि इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने वाली पार्टी वीआईपी, उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। और हमारे साथ शख्स जो हैं बात करने के लिए, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वीआईपी पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे समझते हैं कि 2027 के चुनाव में वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर समाजवादी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ेगी, और अगर साथ में चुनाव लड़ती है तो भूमिका क्या होगी। सर, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2027 के रण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2027 का जो चुनाव है वो एक तरह से परिवर्तन का दौर है, क्योंकि 2 ही साल बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। 29 में समय बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो केंद्र सरकार के चुनाव का एक झांकी होगा, जो 29 में होने वाला है। 2027 में अभी तकरीबन 1 साल, 2027 फरवरी में चुनाव होगा, 1 साल से भी कम समय है, और सारे के सारे लोग जो है अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या इंडिया ब्लॉक हो, सब लोग कर रहे हैं। हम लोग भी अभी 25 तारीख को एक बनारस में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बैठक की है। बैठक में ये फाइनल किया गया है कि बहुत जल्द जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ में मीटिंग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति को अमली जामा पहना दिया जाएगा। और जो आप पूछ रहे थे कि आप किधर रहेंगे, देखिए, हमारी विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है। खिलाफ इसलिए है कि हमारे समाज की लड़ाई, हम जो आरक्षण की लड़ रहे हैं, हमारे समाज की लड़ाई जो हम लोग विकासशील इंसान पार्टी के झंडे तले कर रहे हैं, यह लोग जो है हमारे समाज का हक और अधिकार छीन रहे हैं। चाहे वो हमारे समाज की रोजी रोटी का सवाल हो, या हमारे समाज की शिक्षा, हमारे समाज में एजुकेशन का की बात हो, महंगाई की बात हो। हम लोगों का समाज बहुत पिछड़ा समाज है, इसीलिए हम लोगों ने आरक्षण की मांग की। और एक केंद्र सरकार जो है हम लोगों को बहुत बार जो है आरक्षण के नाम पर जो है ये लोग हम लोगों को गुमराह किए। अभी क्या है कि हम लोग इंडिया ब्लॉक में बिहार में भी चुनाव लड़े हैं, उसके पहले 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, फिर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े। अब उत्तर प्रदेश में हम लोग विधानसभा का चुनाव इंडिया ब्लॉक में के पक्ष में रखे, और श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे, या फिर अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे? देखिए, आप एक बात समझिए, समाजवादी विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष की तो विचारधारा है नहीं। वो आप भी अपना सकते हैं और हम भी अपना सकते हैं। और हमारी जो विचारधारा है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा है, लालू यादव जी की विचारधारा है, रामविलास पासवान जी की विचारधारा है, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा है, कांसीराम जी की विचारधारा है। ये सारे के सारे लोग जो है समाजवादी चिंतक ही तो है। जो भी आदमी अधिकार के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करता है, अधिकार के लिए लड़ने की बात करता है, किसी का अधिकार छीना जाए तो उसके खिलाफ खड़ा होने की बात करता है, वही समाजवादी विचारधारा है। अंतिम व्यक्ति जो इस समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस तक भी जो है देश की मूलभूत सुविधाएं जो है वो पहुंचे, यही समाजवादी सोच है। तो हम उस सोच पर काम करते हैं। और रही बात अखिलेश जी की और इंडिया ब्लॉक की,
तो आज के डेट में इंडिया ब्लॉक में भी तो अखिलेश जी भी हैं, और अखिलेश जी के साथ है तो इंडिया ब्लॉक के साथ है। नहीं, कहीं पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, इंडिया गठबंधन अलग हो जाता है, अकेले अकेले चुनाव लड़ा जाता है, चाहे पश्चिम बंगाल उठा लीजिए, उसके बाद आप मध्य प्रदेश जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तो इस स्थिति में आज की जो स्थिति है हम उसी पर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको तो कोई जानता नहीं है। आज की स्थिति ये है कि अखिलेश जी इंडिया ब्लॉक में और हम अखिलेश जी के साथ हैं। आपके समाज से मंत्री हैं संजय निषाद, वो मंचों पर रोते, जैसे आपने कहा हक अधिकार की बात की, सत्ता में वो बैठे हैं, लगातार केंद्र सरकार उनकी है, राज्य में भी है, और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जब सपा की सरकार होती थी, मिल्क मैन सीधे कह सकते हैं, यादव समाज हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था खा गए, और वही जब मायावती की सरकार होती थी तो जाटो समाज के लोग हमारी नौकरी और तमाम हक अधिकार जो रहे वो खा गए। तो अब जो सरकार में है तो ये विपक्ष पे आरोप क्यों लगाया जा रहा है? देखिए एक बात मैं बताता हूँ, 5 साल लगभग पूरा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को, और 5 साल से ये क्या नाम है संजय निषाद जी मंत्री हैं। मायावती जी के कार्यकाल में जो है लेदरमैन हमारा अधिकार ले लिया, अखिलेश जी के कार्यकाल में मिल्कमैन अधिकार ले लिया, अब तो इनकी सरकार है, अधिकार दिलाए, अब तो इनकी सरकार है। बताइए इन 4.5 साल हो गया, 4.5 साल में निषाद समाज के लिए यह सरकार या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कौन सी ऐसी स्कीम लेकर आई है जिससे निषाद समाज का हित हो सकता है? हम मान लिए उनकी बात कि लेदरमैन ने हमारा अधिकार लिया, मिल्कमैन ने ले लिया, लेकिन अब जब ये सरकार में हैं तो इस सरकार में इन्होंने कौन सी ऐसी स्कीम बनाई है, चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम हो या प्रदेश सरकार की स्कीम हो, कोई तो इस एक योजना का नाम बताएं कि इस योजना से हमने वो अधिकार ले लिए और हम लोगों ने ये कानून बनाया जिससे इस निषाद कम्युनिटी का भला हो रहा है। कोई स्कीम है, कोई योजना है उनके पास? किसी व्यक्ति को गलत कहने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा, ये आपने बता दिया कि फला व्यक्ति गलत है, तो इससे आपकी जिम्मेदारी नहीं पूरी होती है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि सही व्यक्ति कौन है। एक व्यक्ति गलत है तो दूसरा सही व्यक्ति कौन है, ये बताना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं? ये इन्होंने पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया वो सब ठीक है, ये क्या किए, ये कौन सी योजना बना दी है? आप समझिए 75 जिला है उत्तर प्रदेश में, 75 जिला में मत्स्यजीवी समितियां लगभग हर जिले में 4-5 हैं। संजय निषाद मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। किसी भी एक जिले में किसी मत्स्यजीवी समिति में निषाद कम्युनिटी के व्यक्ति को इन्होंने कोई काम दिया हो तो बताइए। लेकिन वो तो कहते हैं सरकार में इस समय जो सरकार है हमारे साथ समाज का लगातार काम हो रहा है, विकास हो रहा है, हर चीज में हो रहा है। अब विकास तो हो ही रहा है, बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। रामगढ़ ताल की जो गोरखपुर का रामगढ़ ताल है उसकी जो नीलामी होती थी, एक समय उसकी नीलामी एक सामान्य सी फीस थी जो कोई भी निषाद कम्युनिटी का देके और उसको ले लेता था। आज 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ 20-20 करोड़ में नीलामी हो रही है। निषाद कम्युनिटी का कौन सा आदमी जाएगा उसको नीलामी करने के लिए? एक समय था कि जब जो है हम लोगों को मछली का, मोरंग का खनन का पट्टा करने के लिए निषाद समाज के लोगों को ही मिलता था, वो रिजर्व था निषाद समाज के लिए काम, उनका रोजगार वहां से मिलता था। आज 10 करोड़ रुपया देने, एक तो उन्होंने जो रिजर्वेशन था उसको भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया, और ऊपर से उसका जो फीस है, एक तरह से जो उसका जो शुल्क है, जो सरकारी चार्ज है, उस चार्ज को उन लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि 3 करोड़ 5 करोड़ कोई निषाद कम्युनिटी का व्यक्ति दे के पट्टा ही नहीं करा सकता है, गया हाथ से रोजगार। तो ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, देखिए अगर मैं कहूं कि पिछली सरकारों ने हमारे समाज के हक और अधिकार को छीना है, तो इन लोगों ने निषाद कम्युनिटी के मुंह का निवाला छीना। ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, इन लोगों ने निषाद कम्युनिटी ही नहीं बल्कि हर गरीब, हर मजदूर, हर उस गरीब, वंचित और शोषित और जो आम आदमी है उसके मुंह से निवाला छीना है इन लोगों ने। दाल का रेट बढ़ा के, सब्जी का रेट बढ़ा के, गेहूं चावल का रेट बढ़ा के, और ये अपना क्या बोलते हैं आपका चीनी का, मसाले का रेट बढ़ा के दुनिया भर की चीजों का कीमत आसमान छू रहा है, और हर आदमी की थाली को इन लोगों ने छोटी कर दिया है। तो ये सरकार
हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारे समाज का अधिकार इन लोगों ने छीना है, यह पूरी देश जनता और पूरे विद्यार्थी से जवान किसान सबका इन लोगों ने जो है हक अधिकार छीना है। तो ये किसी पर आरोप लगाने की हैसियत में और यह किसी पर आरोप लगाने लायक नहीं है। पहले ये खुद अपने को गिरबान में झांक कर देखें। 2027 के चुनाव में जो निषाद वोट बैंक है, निषाद वोट बैंक कोई भी चुनाव हो हार जीत की एक रास्ता तय कर देता है कि जिसके साथ जाएगा उसकी सत्ता बनना लगभग तय, क्योंकि निषाद समाज का जो वोट है सभी विधानसभा सीटों पर है, 403 पर उसका वोट बैंक मतलब भर की मात्रा में है। तो ये जो चुनाव से पहले जिस तरीके की निषाद राजनीति शुरू हुई, समाजवादी पार्टी ने रुक्मणी निषाद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और सबसे पहला प्रभारी या प्रत्याशी घोषित हुआ चौधरी लौटाराम निषाद को। उसके बाद संजय निषाद मंचों पर रोने लगते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ये संजय निषाद पॉलिटिक्स है, ये फिर पॉलिटिक्स है या फिर चुनाव को लेकर वोट बैंक? संजय निषाद का रोना इमोशनल ड्रामा है, एक तरह से आप कह सकते हैं वो इमोशनल ड्रामा है और कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि रुक्मणी जी ने जो भी काम किया पिछले मतलब समाजवादी पार्टी में वो काफी दिन से काम कर रही थी, उनके कार्य को देखते हुए श्री अखिलेश यादव जी ने उनको महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उससे भी अच्छा प्रभाव जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट न करे और वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में रहेगी। हमारा समाज जो है अधिक से अधिक संख्या में वीआईपी पार्टी के साथ रहेगा। 2027 के चुनाव में एक तरीके से ये माना जा सकता है कि युवा ही सत्ता परिवर्तन की चाबी होता है और आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो युवा क्या चाह रहा है कि 27 में परिवर्तन हो, समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक के साथ जाए या फिर भाजपा के साथ जाएगा? ये सवाल क्योंकि ये डगमगा रहा है, बीच में अभी कुछ कहना क्लियर नहीं हो सकता। देखिए बिहार देखा गया, कुछ डगमगा नहीं रहा है। बिहार के इलेक्शन को आप छोड़ दीजिए, बिहार के इलेक्शन को किस तरीके से इन लोगों ने जीता है यह किसी से छुपा नहीं है और उस जीत से ये कितने खुश हैं आज के डेट में वह भी पता है। एक बात। दूसरी बात, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा को रोजगार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए। अगर आज के डेट में किसी की नौकरी नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यूथ की अच्छी शादी नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका कैरियर चौपट हो जा रहा है। बिजनेस करने के लिए कोई इनके पास स्कीम नहीं है। एमएसएमई में की स्कीम ये लेकर आए, लेकिन आज भी जो एक फंड्स चाहिए काम करने के लिए ये युवाओं को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आज के डेट में जो भी उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देखिए किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई ऐसा कॉर्पोरेट या कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर आकर कोई ऐसी यूनिट नहीं लगाया है जिससे 1-2 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाए। चाहे वो गवर्नमेंट की हेल्प से हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो। इन्होंने बिजनेस मीट कराया था, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी ने बिजनेस मीट कराया था। करोड़ों रुपया खर्च किया गया था उस बिजनेस मीट को करने के लिए, करोड़ों रुपया खर्च किया गया। आप मुझे एक नाम बता दीजिए उसमें अडानी, अंबानी, अखिल मित्तल, डालमिया से लेके तमाम कॉर्पोरेट घराने आए और सब लोगों ने बजाज सब आकर जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा सब लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि हम 200 करोड़ डालेंगे, हम 2000 करोड़ डालेंगे, हम ये फैक्ट्री लगाएंगे, हम वो फैक्ट्री लगाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, आप अपने आसपास किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या कहीं भी ये देखिए कि कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई गवर्नमेंट सेक्टर के लोग कहीं कोई ऐसा यूनिट लगाए जहां पर किसी को 1-2 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाए? एकदम ऐसा कुछ नहीं है। तो युवा बेरोजगार कब तक रहेगा? उसको रोजगार चाहिए। जितनी भी इनकी वैकेंसी आ रही है सब में स्कैम कर रहे हैं ये लोग, घोटालेबाजी कर रहे हैं। चाहे नीट का एग्जाम हो उसमें घोटालेबाजी, पेपर लीक हो जाता है उसमें भी घोटालेबाजी करते हैं ये लोग। जितने गवर्नमेंट की जो कुछ पहले तो वैकेंसी आ नहीं रही है, जो वैकेंसी आ रही है या तो पेपर लीक हो जा रहा है या तो बैकडोर से ये एंट्री करा रहे हैं। तो यह सब तो इस सरकार के ऊपर तमाम आरोप है। तो यह सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है, तो युवा किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार में जाएगा बताइए? एक आखिरी सवाल आपसे है कि 2027 के चुनाव में वीआईपी पार्टी लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है या दावेदारी कर सकती? क्योंकि बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर ऐन मौके पर चुनाव पर लड़ाई देखी गई। वीआईपी पार्टी हो या कांग्रेस हो या तेजस्वी यादव में आपस में लड़ाई थी। तो ये माहौल क्या यूपी में भी रहेगा या पहले से सब क्लियर हो जाएगा? आप बता रहे हैं कि डरा रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। जो बिहार में हम लोगों ने सीट बंटवारे को लेके बहुत देर किए, उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी ने उठाया और एक जनता में गलत मैसेज गया, उसको हम स्वीकार करते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में, आपने पहले
बोलते बोलते आपने बोला था कि आपकी आबादी पूरे प्रदेश में हर सीटों पर है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी आबादी अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो 20% 18% की आबादी उत्तर प्रदेश में है, और 403 विधानसभा में हम हर सीट पर 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख तक है। ठीक है, अब मैं बात बताता हूं सीटों के बंटवारे की। देखिए, सीटों के बंटवारे की बात अभी तो किसी ने की नहीं है कि हमको इतनी सीट चाहिए, उतना सीट चाहिए, और ये फैसला जो होता है एक शीर्ष कमेटी के लोग करते हैं, और इसमें अभी बहुत वक्त है। हमको पहले अपने लोगों को, अपने घर को मजबूत करना है, और इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और समझौते में है तो समझौता का और गठबंधन का एक नियम होता है, जरूरत पड़े तो आप 2 कदम आगे बढ़िए, जरूरत पड़े तो 2 कदम पीछे बढ़िए, तभी जो है समझौता चलता है। तो उसी हिसाब से निर्णय आने वाले भविष्य में लिया जाएगा। एक सवाल है, ये पर्सनल कह सकते हैं या फिर सत्ता पक्ष से भी किया जा सकता है कि संजय निषाद जी ने अब कहा हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही, लेकिन वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा हत्या हो या बलात्कार हो दलित या पिछड़े समाज के साथ हुई है। तो सच में ये चीजें 2027 के चुनाव में काम आएंगी? ये चीजें देख के आदमी वोट करेगा या निषाद समाज वोट करेगा, या फिर सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में? आप एक रिपोर्टर हैं, मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपके घर में, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई भी जिन घटनाओं का आप नाम लिए हैं, यह अगर ऐसी कोई घटना आपके घर में या मेरे घर में हुई होगी या अड़ोस में पड़ोस में, आदमी कहता है कि घटना से आदमी सीखता है, अगर ऐसी कोई घटना हुई होगी तो क्या आप ऐसी सरकार को वोट करेंगे? कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते, जो आपके साथ गलत किया है उसको आप मजबूत नहीं होने देंगे, आप नहीं करेंगे। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना हिंदू मुसलमान कर ले, ये अब समाज हिंदू मुसलमान में फंसने वाला नहीं है। दूसरी चीज, आपने कहा कि अत्याचार पिछड़ों पे हो रहा है, क्यों नहीं होगा पिछड़ों पर अत्याचार? पिछड़ों की आवाज उठाता कौन है? पिछड़ों की बात करता कौन है? एक पिछड़े के अधिकार के लिए, एक पिछड़ों के पक्ष में यूजीसी 2026 एक्ट आया, सरकार ने एक एक्ट बनाया और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, आखिरकार उसको रद्द कर दिया गया। एक हमारे पक्ष में, पिछड़ों के पक्ष में अगर सरकार एक नियम बनाती है या एक पिछड़ों को एक अधिकार दे दिया जाता है, तो ये जो लोग हैं इनके मन में जो है, इनका दिल दहल जाता है, इनको लगता है मिर्ची लग जाती है, ये सदन से लेकर सड़क तक जो है रोड पर आ जाते हैं। आप पत्रकार हैं, आप अपना रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा, कभी भी कोई भी कानून अगर सवर्णों के पक्ष में बनाया गया हो या अपर क्लास के पक्ष में बनाया गया हो, किसी एक लोअर क्लास को प्रोटेस्ट करते हुए या विरोध करते हुए देखे, इनको 10% रिजर्वेशन दिया गया, किसी एक बैकवर्ड कम्युनिटी के या एससी कम्युनिटी या माइनॉरिटी के लोगों ने, किसी मुसलमान ने विरोध किया कि नहीं इनको 10% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। जब उनको कुछ देती है सरकार तो हम नहीं कुछ विरोध करते हैं, तो हमको कुछ मिलता है तो वो विरोध क्यों करते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साफ है कि वो नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ये जितने भी पिछड़ी जातियां हैं, यह लोग मुख्य धारा से जुड़े। वो नहीं चाहते कि इनके पक्ष में कोई कानून बने। तो ऐसे सोचने से तो नहीं ना देश चलेगा। हम इस देश के नागरिक हैं, हमको भी वो अधिकार चाहिए, हमको भी वो जिंदगी चाहिए, हमको भी वो जीवन चाहिए, हमको भी वो सम्मान चाहिए जो दूसरे को मिलता है, और हम यही तो मांग रहे हैं सरकार से। और क्या मांग रहे हैं? जैसे आपने अब यूजीसी का जिक्र कर दिया, तो सरकार, आपने कहा पिछड़ों के साथ अत्याचार करे, पिछड़ों के हक की बात नहीं कर रहे, तो सरकार ही तो लाई थी यूजीसी, सरकार ही तो लाई थी, लेकिन सरकार इतना विरोध नहीं झेल पाई कि उस एक्ट को इंप्लीमेंट कर सके। क्यों नहीं इंप्लीमेंट होने दिया? आखिर उसको सुप्रीम कोर्ट से वापस आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उस गवर्नमेंट को डिसीजन वापस लेना पड़ा, वो एक्ट वापस लेना पड़ा। अगर सरकार इतनी मजबूत थी कि नहीं वो एक्ट इंप्लीमेंट करना है, तो किसने रोका था? कर लेते। जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट, जितने लोग उस एक्ट के खिलाफ थे, क्यों नहीं सबको हाउस अरेस्ट करके, भाई 370 हटाया गया, 370 हटाया गया, सब लीडरों को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया, कर दिए होते सबको, हाउस अरेस्ट कर दिए होते और उस एक्ट को लागू कर दिए होते, बात खत्म हो गई होती। लेकिन सरकार की खुद ही ये मंशा नहीं थी। सरकार ये दिखाना चाहती थी कि हम पिछड़ों के पक्ष में हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक बार वो पक्ष की बात करते हैं और दूसरे तरफ वो अपने लोगों से कहते हैं तुम इसका विरोध करो, और उसके बाद जो है उस
कानून को नल इनवाइट कर दिया जाता है। सारी सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल, ये साजिश ही है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। धन्यवाद और आपको तमाम भी। सारे सवाल थे, और दर्शकों आपसे भी एक सवाल है, अगर कोई सवाल रह गया होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव आप सभी ने देखा और यूपी का चुनाव उससे भयानक होगा, क्योंकि ये सत्ता का चुनाव नहीं, हक अधिकार का भी चुनाव हो सकता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार ये कहते हैं कि संविधान का चुनाव है। विपक्ष की जो भी पार्टी है, चाहे तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा, मुकेश सहनी भी ने अपनी कई रैलियों में कहा ये संविधान बचाने का चुनाव है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यूपी में क्या होगा? निषाद समाज के साथ जिस तरीके से हत्याएं हुई, निषाद समाज की सबसे ज्यादा हत्याएं निषाद समाज की गोरखपुर में हुई, जो मुख्यमंत्री का खुद क्षेत्र है, वहां पर हत्याएं होती हैं। और संजय निषाद खुद भी कह देते हैं कई बयानों में, मैंने दरोगा को पटक के यहाँ तक आया हूं, और वो अब रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन समाज के हक अधिकार की बात सत्ता करने की जरूरत नहीं समझती। संजय निषाद ने खुद नहीं किया, लेकिन जब साल भर से कम का समय बचा तो संजय निषाद को याद ये आता है कि हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़ी चाल चली, रुक्मणी निषाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक तरीके से निषाद वोट साधने की बड़ी कोशिश की। ये कोशिश कितना काम आएगी, और अगर वीआईपी पार्टी यूपी में अखिलेश यादव या इंडिया ब्लॉक के साथ आती है तो प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या सत्ता के शिखर तक इंडिया ब्लॉक यूपी में पहुंच पाएगा, या फिर से विपक्ष में बैठने का मजबूर होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप लोग कमेंट में बताइएगा हमारी खबर के बारे में, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोबारा मिलेंगे संतोष सहनी जी से तो दोबारा पूछेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।